हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैर्सिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और आज इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष यानी लाभ और हानियों की। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोषों को समझने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी पिछले पार्ट इस चैप्टर के पिछले पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियोस देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि स्थिर विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर क्या होती है, उसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें। बेसिकली विनिमय दर का मतलब ये होता है कि एक देश की मुद्रा को जब दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है तो जिस दर पर उसको बदला जाता है उसे कहते हैं विनिमय दर या विदेशी विनिमय दर। जैसे मान लो कि आज अगर मुझे $1 चाहिए तो उस $1 के लिए मुझे आज अराउंड 82 रुपीज समथिंग देने पड़ेंगे। तो ये एक देश की मुद्रा को जब मैंने दूसरे देश की मुद्रा में बदला तो किस दर पे बदला, जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है उसी दर को कहते हैं विदेशी विनिमय दर। और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, एक होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, एक होती है लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। अब ये दोनों ही प्रणालियों के अपने अपने दोष अपने अपने गुण हैं, मतलब कि इसके लाभ और हानि है और परिवर्तनशील के भी लाभ और हानि है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभों की। स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो थी वो क्या होती है कि जब भी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण सरकार करती है तो उसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। तो पहले ये प्रणाली प्रचलित थी, आज तो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली चलती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर का जब निर्धारण किया जाता था तो उस प्रणाली के कई सारे गुण थे, कई सारे लाभ थे, मेरिट्स थे। जैसे सबसे पहला है बाजार स्थिरता एवं पूंजी की गतिशीलता। देखो, जब भी हम स्थिर विनिमय दर के अंदर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करते थे, जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने $1 की वैल्यू फिक्स करी है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए ये फिक्स कर दी। अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता था, ये वैल्यू चेंज नहीं होती थी, सेम रहती थी, इक्वल रहती थी। तो इससे क्या होता था कि जो बाजार में स्थिरता बनी रहती थी। मतलब सपोज अगर मैं कोई व्यापारी हूं या मैं कोई विदेशी निवेशक हूं तो जब भी मुझे विदेशों में निवेश करना होगा तो मेरे मन में एक श्योरिटी होगी कि यार $1 की वैल्यू भी 50 रुपीज चल रही है तो वो 50 रुपीज ही रहेगी। आज तो क्या होता है कि $8 की रेट 82 है, कल 83 हो जाए या 81 हो जाए, मतलब फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मान लो कि $1 बराबर 50 रुपए है तो वो 50 रुपए ही रहता था, है ना, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में। तो इससे क्या होता था कि बाजार में स्टेबिलिटी रहती थी, एक स्थिरता रहती थी। तो स्थिरता के कारण विदेशी निवेशक जो होते थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत फ्री रहता था। तो वो लोग क्या करते थे, फ्री माइंड होकर अपना पैसा क्या कर देते थे, इन्वेस्ट कर लेते थे या किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड कर लेते थे, क्योंकि उनको रिस्क नहीं होता था क्या रेट बढ़ जाएगी या रेट कम हो जाएगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती थी। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का सबसे पहला जो गुण है वो है बाजार स्थिरता। मतलब यहाँ पर मार्केट में स्टेबिलिटी रहती थी, जिससे पूंजी की गतिशीलता, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते थे वो इजीली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि उनको रिस्क ही नहीं है कि पैसा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी, ठीक है। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में स्थिरता रहती थी। व्यापारी तथा निवेशकों को विनिमय दर की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ता था। मतलब फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे ऐसी कोई भी उनको डर नहीं रहता था, जिससे पूंजी के प्रभाव को क्या मिलता था, प्रोत्साहन मिलता था। तो ये सबसे पहला इसका गुण है, मेरिट है। इसके बाद सेकंड आता है सट्टेबाजी से बचाओ। अब सबसे पहले तो समझना पड़ेगा सट्टेबाजी क्या होती है। मान लेते हैं कि $1 की अभी वैल्यू चल रही है 80 रुपीज, मान लो, ठीक है। अब मुझे पता है कि आने वाले टाइम पे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमने क्या करा, डॉलर को 80 रुपीज पे बाय कर लिया और 82 रुपीज पर हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो मैंने कितने रुपए कमाए, $2 कमाए, मतलब पर डॉलर पर मैंने $2 कमाए। तो ऐसे लाखों करोड़ों डॉलर खरीद के लोग क्या करते थे, सट्टेबाजी खेलते थे। सट्टेबाजी मतलब कि कम कीमत पर विदेशी मुद्राओं को खरीद के अधिक मुद्राओं पर बेचते थे। तो ये एक तरीके का सट्टेबाजी कहलाता है। तो उस टाइम तो क्या होता था कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर जो विनिमय दर होती थी वो स्थिर रहती थी, तो इससे कोई भी फ्लक्चुएशन होते ही नहीं थे, तो सट्टेबाजी भी नहीं होती थी। और जब सट्टेबाजी नहीं होगी तो मार्केट भी स्टेबल रहेगा। नहीं तो आजकल क्या होता है कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है कि मार्केट के अंदर कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा मेरिट था कि सट्टेबाजी से बचाव मिलता था। तीसरा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। सीधी सी बात है गाइस, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि अगर मैं अमेरिका से कोई चीज खरीद रहा हूं तो मुझे इतना पेमेंट करना है, इतने रुपए का पेमेंट करना है,
बिकॉज इतने रुपए के बदले में मुझे इतना डॉलर मिलेगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली कितना पेमेंट करना, तो कितना सोचो कितना कंफ्यूजन रहता होगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था स्थिर विनिमय दर प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता था। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी, स्थिरता रहती थी। भाई $1 बराबर मान लेते हैं कि 50 रुपए चल रहा है या 40 रुपए चल रहा है, तो वो फिक्स है। अब मुझे पता है कि मुझे $1 के लिए 40 रुपए का पेमेंट करना है, यानी अगर मैं $1000 का सामान खरीद रहा हूं, मतलब मुझे 40,000 रुपए का पेमेंट करके डॉलर खरीदना और उस डॉलर का पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, विदेशी विनिमय दर का लेन देन किया जाता था। उसके बाद आता है समष्टिगत आर्थिक नीतियां। समष्टिगत आर्थिक नीतियों का मतलब होता है जो भी नीति यानी कि पॉलिसीज जो होती हैं वो समष्टिगत यानी कि बड़े लेवल पर बनाई जाती थी, विशाल स्तर पर जो भी नीतियां बनाई जाती थी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। क्योंकि जब भी आपको पता है कि अगर स्थिर विनिमय दर है, जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज की रेट अगर स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण आप फ्यूचर की पॉलिसीज बना सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस कंट्री से, किस पर्सन से कितना सामान खरीदना, उसको कितना सामान बेचना है, ये सारी चीजें पहले से ही फिक्स होती थी। आज के डेट में ये सब बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया, बिकॉज की फ्लक्चुएशंस डेली आ रहे हैं, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। किसी भी करेंसी की रेट ले लो, चाहे डॉलर की ले लो, चाहे यूरो की ले लो, चाहे पाउंड की ले लो, कुछ भी हो गया, तो वो डेली फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे को पॉलिसीज मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, यहाँ पर समष्टिगत आर्थिक नीतियां बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होता था। और लास्ट है मुद्रास्फीति पर रोक। सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। जब भी अगर मैं आम भाषा में इसको बताऊं तो महंगाई, मतलब महंगाई को ही अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर आप इसको डीप में समझोगे तो वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है, मतलब वही महंगाई होगी। तो मुद्रास्फीति पर रोक कैसे लगाती थी ये प्रणाली? स्थिर विनिमय दर प्रणाली सरकार को मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए दबाव डालती है, क्योंकि यदि घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ जाएगी तो भारतीय वस्तुओं की मांग विश्व में कम हो जाएगी, जिससे देश के निर्यात घट जाएंगे। सीधी सी बात है गाइस, अगर इंडियन मार्केट की कमोडिटीज, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा, अगर उनकी प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ गई तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं। भाई फॉरेनर्स जो हमारी कमोडिटीज को बाय कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो एक्सपोर्ट हो गए, तो फॉरेनर्स जो हमारी कमोडिटी को बाय कर रहे हैं, जब उनको लगेगा यार इंडिया के अंदर तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया की चीजें तो महंगी है, चलो एक काम करते हैं इंडिया से सामान नहीं खरीदते हैं, तो अगर ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी तो इंडिया का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, जिससे भारत की क्या कम हो जाएंगे, भारतीय वस्तुओं का जो विश्व में मांग कम हो जाएगी, जिससे निर्यात घट जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। और अगर हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए तो हमारा जो विदेशी विनिमय भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचेगा तो हम लोग इंपोर्ट का पेमेंट कैसे करेंगे, तो बहुत सारी ये मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी वो मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती थी। अब हम बात करेंगे स्थिर विनिमय दर प्रणाली की दोष या हानियों की। जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली प्रचलन में थी और आज परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली प्रचलन में है, तो कोई ना कोई तो दोष या हानियां रही होंगी जिसकी वजह से हमने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को बंद कर दिया। तो आज हम उन्हीं दोष या हानियों की बात करेंगे। सबसे पहली इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी स्वर्ण का विशाल भंडार। यानी कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो गोल्ड के आधार पर होता है, सोने के आधार पर होता है। यानी कि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसकी वैल्यू भी उतनी अधिक होगी। अगर गोल्ड कम है तो वैल्यू कम, गोल्ड अधिक है तो वैल्यू अधिक। यानी कि हर कंट्री को स्वर्ण के विशाल भंडार की आवश्यकता होती थी। हर कंट्री के पास गोल्ड का रिजर्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन मोस्टली ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास गोल्ड नहीं था, गोल्ड का भंडार नहीं था, जिसकी वजह से उनको विदेशी विनिमय करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इस स्थिर विनिमय दर प्रणाली का ये सबसे पहला दोष था कि गोल्ड के यानी कि स्वर्ण के विशाल भंडार की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा है स्वर्ण का विशाल भंडार पूंजी प्रवाह को बाधित करता है। यानी कि बाजार स्थिरता निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, लेकिन साथ ही विशाल स्वर्ण भंडार अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को बाधित करता है। उसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था की विकास पद्धति भी बाधित होती है। अर्थात कि अगर किसी भी कंट्री को दूसरे देशों से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो उसे अपनी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण गोल्ड के आधार पर करना पड़ेगा। अब गोल्ड हर किसी के पास होगा नहीं, तो उस कंट्री के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर उनके पास गोल्ड का भंडारण नहीं होगा तो उनकी देश की मुद्राओं की वैल्यू कम हो जाएगी,
उनकी देश की मुद्राओं का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पूंजी प्रवाह बाधित होगा। वो कंट्रीज क्या करेंगी, कभी भी दूसरे देशों से ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएंगी। तो नो डाउट स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जो पूंजी प्रवाह होती है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह प्रोत्साहित होती है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड ही नहीं है, अगर आपके पास सोना ही नहीं है, तो आप फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन कैसे करोगे? बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा ना आपको अपनी करेंसी का। तो इसलिए क्या होता था कि गोल्ड के एक तो विशाल भंडार नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय विनिमय में भी क्या होती थी, प्रॉब्लम आती थी। तीसरा पॉइंट है जोखिम पूंजी का निरुत्साहित होना। सबसे पहले तो समझते हैं जोखिम पूंजी होती क्या है। जो भी नया स्टार्टअप होता है, यानी कि जो न्यू बिजनेस होता है, उस न्यू बिजनेस के अंदर हमें जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किसी भी नए उद्योग में, नई कंपनी का अगर आप शुरुआत कर रहे हो या नए व्यापार का शुरुआत कर रहे हो, तो उस टाइम आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जो पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को बोलते हैं जोखिम पूंजी। यानी कि नए उद्योग के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको जोखिम पूंजी कहा जाता है, क्योंकि नया व्यापार होगा तो ऑब्वियसली वो जोखिम भरा होगा, है ना, इसलिए उसको जोखिम पूंजी कहा जाता है। अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है कि जो रेट होती है वो फिक्स होती है ना। जैसे मान लो कि अगर $1 बराबर अगर वो 50 है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो वो हमेशा 50 रुपीज ही रहेगी। तो ऐसे में नए व्यापार को स्टार्ट करना, नए व्यापार के साथ डील करना, वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो इसलिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जोखिम पूंजी का निरुत्साहित हो जाता है, यानी कोई भी व्यापारी जोखिम पूंजी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता स्थिर विनिमय दर प्रणाली में। तो इस स्थिर विनिमय दर प्रणाली का ये एक दोष है। और लास्ट पॉइंट है मांग व पूर्ति शक्तियों का अभाव। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर क्या होता था कि जो भी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण है वो सरकार करती थी। अब सरकार जब भी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करेगी तो वो स्थिर रहेगा, है ना। तो इससे क्या होता था कि उस रेट में फ्लक्चुएशन नहीं आ पाते थे, यानी कि परिवर्तन नहीं हो पाता था। और जब परिवर्तन नहीं हो पाएगा तो परिवर्तन का लाभ आप कैसे उठाओगे, ठीक है। तो यह भी इस प्रणाली का एक दोष था कि यहाँ पर मांग और पूर्ति शक्तियों का अभाव था। जैसे वर्तमान में जो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली चल रही है वो परिवर्तनशील है, मतलब उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजेस आने की वजह से व्यापारियों को भी लाभ मिलता है ना। मान लो कि उन्होंने डॉलर की कम रेट पर कोई सामान खरीद लिया और डॉलर की रेट बढ़ गए, तो वही उनको क्या होता था, काफी ज्यादा फायदा हो जाता था। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये एक इस प्रणाली का दोष था। अब हम बात करेंगे नम्य विनिमय दर प्रणाली, या जिसको हम परिवर्तनशील या लचीली विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं, उसके गुण और दोष की। देखो, जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के जो गुण थे वही यहाँ पर इसके दोष बन जाएंगे, और वहां पर जो उसके दोष थे वो इसके यहाँ पर गुण बन जाएंगे। जैसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली में हमें स्वर्ण का विशाल भंडार रखना पड़ता था, ये हमारे लिए वो दोष था। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का ये दोष था। तो वही ये इसके लिए गुण है कि परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जो विनिमय दर प्रणाली चल रही है उसमें विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी हम विदेशी मुद्रा की कितनी मांग कर रहे हैं और हमें विदेशी मुद्रा की कितनी पूर्ति हो रही है, ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गोल्ड की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो ये इस प्रणाली का सबसे पहला गुण है कि यहाँ पर स्वर्ण यानी कि गोल्ड के विशाल भंडारों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, वहां हमने पढ़ा था कि वहां पर जोखिम पूंजी हतोत्साहित होती है। तो यहाँ पर जोखिम पूंजी को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि जो नए व्यापार में जो पूंजी की आवश्यकता होती है यहाँ पर उसको प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तीसरा है पूंजी की गतिशीलता। अब देखो, जब भी विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव होते रहेंगे तो उतार चढ़ाव के कारण व्यापारी या जो निवेशक होते हैं वो लाभ कमाते हैं। तो लाभ कमाने की वजह से यहाँ पर क्या होता है ना, पूंजी में गतिशीलता बनी रहती है। यानी कि विदेशी में हम निवेश भी करते हैं, फिर हम निवेश को वापस से निकाल देते हैं, यानी कि पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है। कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारे व्यापारी होते हैं जो डेली बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर विदेशी मुद्राओं को खरीदते हैं, उनको बेचते हैं। तो यहाँ पर पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है। तो इस प्रणाली की ये 3 गुण है। स्वर्ण के विशाल भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है, और तीसरा पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके दोष क्या होते हैं। पूंजी की गतिशीलता तो यहां पर है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। क्योंकि आज जो रेट चल रहा है फॉरेन करेंसी का वो कल नहीं होगा, कल उससे ज्यादा हो सकता है या कल कम हो सकता है।
यानी बाजार में क्या होती है ना, अस्थिरता बनी रहती है। ठीक है, लचीली विनिमय दर प्रणाली के कारण बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे व्यापारियों तथा निवेशकों को जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखो डेली रेट बढ़ रही है, डेली रेट कम हो रही है, तो इसके कारण मार्केट फ्लक्चुएट रहता है, तो इससे है ना मतलब अस्थिरता बनी रहती है। और सीधी सी बात है गाइस, जब अस्थिरता बनी रहेगी तो आपको नीति निर्धारण में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। जैसे उस प्रणाली में हमने पढ़ा था कि मार्केट जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी तो उसमें स्थिरता बनी रहती थी, तो नीति निर्धारण हो सकता था। यहाँ पर अस्थिरता बनी रहती है, इसलिए नीति निर्धारण में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो विनिमय दरों में लगातार परिवर्तन होने के कारण दीर्घकालीन नीति निर्धारण कठिन हो जाता है। और लास्ट इसका दोष है द्विपक्षीय व्यापार समझौते कठिन होना। द्विपक्षीय यानी दो पक्ष, जैसे मान लो कोई भी दो कंट्री हो गई है ना, अब उनके बीच में जो भी समझौते होंगे, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, तो उन ट्रेड एग्रीमेंट को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से क्या रहता है, फ्लक्चुएट रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। स्थिर विनिमय दर प्रणाली, विनिमय विनिमय दर प्रणाली के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, पूरी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरी कंटिन्यूस वीडियोस देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है उनके कमेंट से, तो उस सबके लिए धन्यवाद। आप सभी मेरी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।